अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर। हमने जैसा कि आपको बताया है कि एंटी टेस्ट वाले वीडियोस हम बना रहे हैं। पहली वीडियोस हम बना चुके हैं पार्ट 1, आज हम उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। वो जो हमने पहली वीडियो बनाई थी वो था क्या, हाइड्रोजन और थर्मोकेमिस्ट्री। हाइड्रोजन इंटर का चैप्टर नंबर 2 और थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5। तो इसी के जो पार्ट 2 है इसमें इंशाल्लाह हम बाकी सवाल पूरे करेंगे। पिछली वीडियो को आप ज़रूर उसको पसंद किया है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल इंसान दोस्ती को पसंद करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 9 किए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि डेल्टा एच विल बी गिवन ए नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या, आपको मैं बताता हूँ। अगर मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं पैसे जेब में डाल रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। अगर ये पैसे बाहर जाए खर्च हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनकम घट रही है, यानी कि नेगेटिव। तो हमारे पास रिएक्शन है 2, एक है एक्सो और दूसरा है एंडो। जो एक्सो है वो मतलब क्या, पैसे खर्च हो रहे हैं। जब पैसे खर्च होंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारी इनकम जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चले अगला सवाल हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी हम। देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि a balloon is heated by supplying a balloon is heated by supplying 600 joule of heat, 600 joule of heat। ठीक है जी, 600 joule of heat। The balloon expands doing doing 200 joule of work, 200 joule of work against the atmospheric pressure, ठीक है। Atmospheric pressure, the change in internal energy of the change in internal energy of तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए हमारे पास -800 जूल, बी है हमारे पास -400 जूल और सी है हमारे पास 400 जूल और डी है हमारे पास 0 जूल। ठीक है, तो आप आंसर पहले टिक कर दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखें, अगर आपको फार्मूला याद नहीं भी है तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखें, ये कितना है 600, ये कितने हैं 200। अब 600 और 200 को हम अगर ऐड करें तो होंगे 800। अगर 800 है यहाँ पे माइनस, तो इसका मतलब है माइनस में तो नहीं होंगे ना, पहली बताओ। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन ये है कि 600 में से अगर मैं 200 माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, -400। 400 तो नहीं होगा ना, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी, ये विदाउट सॉल्यूशन के। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास फार्मूला है, हमें क्या चाहिए, इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, डेल्टा यू। ठीक है जी, इसके बराबर होगा क्यू के, और जो वर्क है क्योंकि वर्क जो है वो किसमें होगा, नेगेटिव। क्यू टू नेगेटिव है क्योंकि अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ क्या कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है ना। जैसे जैसे आपने हीट दी तो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कंज्यूम हो गई। तो कंज्यूम हो गई तो इसका मतलब क्या, 600 में से 200 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 600 में से 200 अगर हम माइनस कर दें तो 600 में से 200 अगर हम माइनस करें तो सॉरी हमारा जो जवाब आएगा वो बी नहीं है, सॉरी हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा सी। वो क्या आएगा, सी, यानी 400 जूल आएगा। वो क्या आएगा,
400 जूल। तो थोड़ी हमें कैलकुलेशन वैसे भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक तरीका है हल करने का, लेकिन कभी कभी वो मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है। तो इसलिए कैलकुलेशन लाजमी क्या करें, तो 600 में से अगर 200 अगर मैं माइनस करूं तो जो हमारा जवाब आएगा वो आएगा क्या, 400। और वो 400 किसके आएंगे, प्लस के। तो हमारा जो जवाब आ गया वो आ गया सी, ना कि बी। बी तो माइनस में आ रहा था ना। वैसे आप भी देखिए अगर 600 में से 200 कम करेंगे तो माइनस के 400 नहीं आएंगे, बल्कि प्लस के 400 आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब न्यूमेरिकल पर सवाल आ रहे हैं, तो 12वां करते हैं। देखें 12वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है, इन अ सर्टेन प्रोसेस, इन अ certain process, in a certain process 400 joule of heat are 400 joule of heat are supplied to a system, अब सिस्टम को हीट दी गई कितनी, 400 जूल। ठीक है, at the same time 150 joule of work are done, at the same time 150 joule of work are done by the system, ठीक है जी, by the system। ठीक है, तो what is the increase in the internal energy of the system? What is the increase in the internal energy of the system, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, आपने वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर ले। ए हमारे पास -250 जूल, ठीक है, ये ए है हमारे पास, जबकि बी है हमारे पास 250 जूल, जबकि सी है हमारे पास 550 जूल, और जबकि डी है हमारे पास वो है कितना जी, -550 जूल। तो यहाँ पर भी आप पहले जवाब सिलेक्ट कर दें, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमने बताया है कि जैसे पहले आप वगैरह जो है हल किए भी आप कर सकते हैं। जैसे ये है 400, ये है 150। अगर मैं इनको जमा करूं तो 400 और 150 कितने होंगे, 550। कितने होंगे, 550। तो यानी कि ये हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करूं, 400 में से 250 माइनस में करूं तो आएंगे कितने, 250। ठीक है ना, 250 आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों तो नहीं हो सकते। लेकिन ये अब होगा कैसे, अब हमें यहाँ देखना है कि हमें हीट मिली हुई है, ठीक है, और हमें वर्क मिला हुआ है, और सिस्टम क्या कर रहा है, बाय द सिस्टम। याद रखो, जब तक बाय द सिस्टम जब करेगा तो इसका मतलब है कि वर्क जो होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में। बाय द सिस्टम मतलब, बाय द सिस्टम का मतलब जब भी होगा तो उसका मतलब होगा कि W क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और जब ऑन द सिस्टम होगा तो उसका मतलब ये है कि W जो होगा वो होगा पॉजिटिव। तो ये आपने याद कर लेना है। अब W क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो हीट है, हीट में से हम क्या माइनस करेंगे, W। हीट में से अगर W माइनस करो तो हीट है 400। अगर 400 में से 150 माइनस करते हैं, यही है ना, 400 में से अगर 150 माइनस करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 250 जूल। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो है 250 जूल। तो बहुत ही आसान है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, Q माइनस W। अगर W माइनस है तो उसका मतलब है कि बाय द सिस्टम है, वर्क जो हुआ है सिस्टम ने किया है। जब सिस्टम काम करेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी क्या होगी भाई, कम होगी ना। लेकिन अगर मुझ पे काम हो, कोई जूस आके मुझको पिलाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही सारा किस्सा था, Q माइनस W। 400 माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 250 जूल। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं, नंबर 13वां। देखें
नंबर 13वां जो सवाल है वो क्या है हमारा, जरा देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स पे सवाल आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे बहुत फेवरेट सवाल है ये जो मैं अभी करा रहा हूँ। नंबर 13वां देखें, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी पे ना, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ internal energy, there is an increase of internal energy में increase हो रही है by 400 joule, by 400 joule, 400 joule पर increase हो रही है internal energy पे। then when 800 joule of work is done, when 800 joule of work is done, ठीक है। बाय सिस्टम, फिर देखो बाय सिस्टम आ गया, बाय सिस्टम मतलब वर्क क्या, नेगेटिव बाय सिस्टम, ठीक है जी। बाय सिस्टम, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सप्लाइड टू द सिस्टम, सप्लाइड क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है जी। चलो अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो कितने, 400 जूल, देखो भाई 400 जूल ऑप्शन है हमारे पास। नंबर बी जो है वो कितना है, 1200 जूल है, ठीक है जी। नंबर सी जो है वो कितना है जी, -1200 जूल है, ठीक है जी। नंबर डी जो है वो कितना है जी, नंबर डी है -400 जूल। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अब आप इसका तो बगैर जो है ना वो हल किए भी कर सकते हैं। जैसे हमें जो दिया गया है वो है इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू दिया गया है, वो कितना 400 जूल, तो वो हमें मिला हुआ है, ठीक है। और वर्क डन मिला हुआ है, तो वर्क डन कितना है, W हमें कितना दिया गया है, W हमें दिया हुआ है यानी डेल्टा W, डेल्टा W को अगर मैं लिखूं तो वो हमें दिया हुआ है 800। अब हमें हीट मालूम करना है यानी डेल्टा Q मालूम करना है मेरे भाइयों, मेरे शागिर्दों, मेरे बच्चों, डेल्टा Q मालूम करना है। अब डेल्टा Q मालूम करना है तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा U बराबर डेल्टा Q, ठीक है, और डेल्टा W। यहाँ पर क्या होगा, माइनस, माइनस क्यों हुआ, ठीक है, माइनस क्यों, यानी ये अगर फार्मूला हम लिखें तो यहाँ पे तो प्लस आता है ना, डेल्टा W प्लस, तो ये होगा फार्मूला इस तरह। अब ये डेल्टा W जो है, क्योंकि ये किस पे काम हुआ है, सिस्टम पर, जब सिस्टम पे काम हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस, यानी ये जब यहाँ आएगा तो हमारे पास होगा डेल्टा Q बराबर डेल्टा U माइनस डेल्टा W, इस तरह ना। अब डेल्टा U देखो कितना, डेल्टा U जो है, सॉरी हमने क्या किया, ये थोड़ी सी गलती कर दी हमने। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बाय द सिस्टम है तो क्या होगा, माइनस होगा ना, डेल्टा W क्या होगा, माइनस, क्योंकि सिस्टम ने काम किया है। जब ये माइनस होगा तो जब इसको हम इधर ले आएंगे तो डेल्टा Q बराबर किसके होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इस तरह होगा ना। अब डेल्टा U देखो कितना है, डेल्टा U है 800, सॉरी डेल्टा U है 400, ठीक है, और डेल्टा W कितना है 800, तो 400 और 800 कितना हुआ, 1200 जूल। तो इसी तरह जो हमारा ऑप्शन जो सही हुआ वो कितना हुआ, 1200 जूल, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता था कि जो काम है सिस्टम ने किया, अगर सिस्टम ने काम किया तो वर्क क्या होगा, माइनस में। तो हमें पूछ रहा है सिस्टम कि बताओ कि हमने टोटल हीट कितनी दी। अब टोटल हीट में हमने क्या करना है, जोड़ करना है। भाई इंटरनल एनर्जी थी 400 और वर्क कितना हुआ 800, तो इन दोनों को जमा कर दो तो कितना हुआ 1200 जूल। तो इस तरह ये सवाल हो गया। चले अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही लॉजिकल सवाल भी है। डेल्टा U इज इक्वल टू यानी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, ऑप्शन ए आइसोकोरिक वर्क, ऑप्शन ए आइसोकोरिक वर्क, ठीक है जी। ऑप्शन बी जो है हमारे पास आइसोबैरिक वर्क, ऑप्शन बी जो है हमारे पास है आइसोबैरिक वर्क,
ठीक है जी। और ऑप्शन जो सी है हमारे पास वो है क्या, एडियाबैटिक वर्क। वो क्या है, एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक वर्क, ठीक है जी, एडियाबैटिक वर्क। और ऑप्शन जो डी है हमारे पास वो क्या है, आइसोथर्मल वर्क। वो क्या है, आइसोथर्मल वर्क। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमने बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो आइसोकोरिक होगा कि आइसोबैरिक होगा या एडियाबैटिक होगा या आइसोथर्मल होगा, तो आपने बताना है। आप पहले ऑप्शन अपना सिलेक्ट कर लें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, यानी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी। अब इंटरनल एनर्जी यहाँ बराबर होगी एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर। एडियाबैटिक में क्या है कि ना इधर एनर्जी आ सके ना ही एनर्जी जा सके, तो यही इंटरनल एनर्जी होगी ना। अगर उसके अंदर एनर्जी आ रही है तो फिर चेंज आएगी, ठीक है। अगर बाहर जाएगी तो फिर चेंज होगी, तो या वर्क डन होगा, या वर्क डन नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एडियाबैटिक वर्क। चलो अगला सवाल करते हैं, पांचवा। ये मेरा सबसे फेवरेट सवाल है इस जो लेक्चर का। ये जरा आप देखें भी सही कि कैसे होता है। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स, ठीक है जी, इन वॉल्यूम फॉर्म, इन वॉल्यूम फ्रॉम 1 into 10⁻³ 1 into 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है जी, 1 into 10⁻³ मीटर क्यूब टू 1 into 10⁻² मीटर क्यूब, ठीक है, एट 300 वर्क, एट 300 केल्विन, यानी टेम्परेचर में दिया गया है 300 केल्विन, ठीक है जी, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगेंस्ट अ constant pressure, against a constant pressure, against a constant pressure, ठीक है, against a constant pressure of 1 into 10⁵, 1 into 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। The work done is, the work done is, ये हमें मालूम करना है कि भाई वर्क डन बताओ कितना। हाँ, द वर्क डन इज, अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए -1900 जूल, ऑप्शन नंबर बी है -900 किलो जूल, 900 किलो जूल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है 270 किलो जूल, 270 किलो जूल। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास है 900 किलो जूल। वो कितना, 900 किलो जूल। तो ये इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ठीक है। ये 15 सवाल है, सबसे पहले आप टिक कर दें तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखें, यहाँ जो आपका ऑप्शन सही होगा तो पहले देखो तो जूल है और ये किलो जूल है, तो ये तो नहीं होगा, 1 जूल है और 1 किलो जूल है, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें ये यानी विथआउट जो है सॉल्यूशन के हम कर रहे हैं ना, तो विथआउट सॉल्यूशन बगैर सॉल्यूशन के कर सकते हैं, 1 जूल है, ठीक है, बाकियों में देखो जूल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ भी 900 है, यहाँ भी 900 है, यहाँ भी 900 है, लेकिन ये एक्सट्रीम वैल्यू है 270, तो इसका मतलब है कि 270 भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी है और डी है, ऑप्शन बी है और डी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक जो मेटा जो स्टडी है उन्होंने जो रिसर्च की है उन्होंने बताया है कि अगर 2 ऑप्शन गलत है और 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, अगर आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया है और 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं और उनमें एक बी है तो बी को टिक कर दो, बी हमेशा सही आ जाता है। तो इसका जो हम ऑप्शन सही करेंगे वो क्या करेंगे, बी। लेकिन ये कैसे आया, सबसे पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछता है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इन अ वॉल्यूम फ्रॉम 1 into 10⁻³ मीटर क्यूब टू 1 into 10⁻² मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट
a constant pressure of 1 into 10 to 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर माइनस 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो है वो एक फार्मूला लगाना है, और वो फार्मूला क्या है, P डेल्टा V। क्या है जी, P डेल्टा V, यही है ना, क्योंकि हमें पूछता है एन आइडियल केस एक्सपेंस इन वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछता है। ठीक है जी, वॉल्यूम एक्सपेंस हो रही है, तो 1 into 10⁻³ मीटर क्यूब टू 1 into 10⁻³ क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो वर्क डन बताओ, क्या बताओ भाई, वर्क डन। तो W हमारे पास किसके बराबर है, W हमारे पास बराबर है P डेल्टा V के। किसके बराबर है, P डेल्टा V। अब यहाँ पर जो इन्होंने P बताया है, P क्या है जी, P है हमारे पास, ये देखो कांस्टेंट प्रेशर है। P हमारे पास जो ये है, P हमारे पास है 1 into 10⁵, और डेल्टा V का मतलब ये है कि V2 माइनस V1, यानी मैं डेल्टा V को अगर मैं लिखूं तो डेल्टा V को इधर लिखता हूं ना, डेल्टा V का क्या मतलब होगा, V2 माइनस V1। ठीक है ना। अब V2 हमारे पास क्या है, V2 हमारे पास ये है 1 into 10⁻² माइनस 1 into 10⁻³ 1 into 10⁻³। ठीक है, अब जब हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 into 10⁻² और 1 into 10⁻³, तो इसका मतलब ये है कि 1 अगर मैं ना भी लिखूं तो मैं सिंपल इस तरह लिख सकता हूं ना, 1 into 10⁻² और 1 into 10⁻³। ठीक है, तो 1 अगर ना भी लिखूं तो भी 10⁻³, तो इसको मैं और सिंपल कर देता हूं। यहाँ हमारे पास बचा 10⁵, यहाँ हमारे पास बचा 10⁻², यहाँ हमारे पास बचा 10⁻³। अब यहाँ पर हम लेंगे कॉमन। ठीक है ना, तो कॉमन जिनको मैथ आती है वो तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं, अगर जिनको समझ नहीं आती तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ अब यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा 10⁻³ 10⁵, और मैंने कॉमन लिया 10, यहाँ में लिख लेता हूँ, टेकिंग कॉमन 10⁻³ अब 10⁻³ अगर मैं कॉमन लूं तो 10⁵ तो बाहर है, 10⁻³ भी बाहर आ गया। अब यहाँ देखो 10⁻³ ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 10। क्या बचेगा, 10, क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों को ज़रब करोगे तो पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर -3। तो पावर आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते हैं, तो 1 और -3 जब ऐड होंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10⁻²। क्योंकि आप सबको पता है कि जो कॉमन मेथड है उसमें हम जो कॉमन लेते हैं अगर हम उसको दोबारा लिखें तो हमारा आंसर वही आना चाहिए जो पहले रकम थी। तो अगर 1 में से और -3 में से अगर 1 में माइनस करूं तो 10⁻² आएगा, और यहाँ तो 10⁻³ था, अगर वो मैं माइनस कर दूं 10⁻³ माइनस कर दूं तो बचा क्या, 1। तो यहाँ 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 10⁻², और यहाँ 9 में से 1 गया तो क्या बचा, 900। क्या बचा भाई, 900। तो अगर 900 को अगर मैं 2 से ज़रब करूं तो क्या आएगा भाई, 900 किलो जूल। तो इसी तरह ये 900 किलो जूल हमारे पास आ गया। लेकिन क्या है कि यहाँ पर एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम ग्राम। अब जो है वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, यानी कि हमने जो है सिस्टम ने काम किया है। जब सिस्टम काम करेगा तो वर्क किस में आएगा, नेगेटिव में। दैट्स व्हाई हमने इधर जो साइन लगाई है वो क्या लगाई है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन शो करती है कि सिस्टम ने काम किया है या हमने सिस्टम से काम लिया है। अगर सिस्टम काम करता तो सिस्टम एब्जॉर्ब करता, और एब्जॉर्ब का मतलब है कि हमने सिस्टम को एनर्जी दी है। तो इसीलिए यहाँ पर -900 किलो जूल आंसर आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं हम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखें। अब जो है वो 16वां सवाल करेंगे। यहाँ हमारे जो सवाल थे थर्मोकेमिस्ट्री से वो खत्म हो गए। अब हम हाइड्रोजन चैप्टर के सवाल कर रहे हैं। 16वें से जो है वो हाइड्रोजन चैप्टर के सवाल हम करते हैं कि हाइड्रोजन जो चैप्टर है उसके क्या क्या सवाल है। चलो देखते हैं नंबर 16वां। अब जो 16वां जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि ये हाइड्रोजन से है। The another name of salt-like hydride is the another name of salt-like hydride is क्या क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है salt-like hydride का। एक है हमारे पास ऑप्शन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। नंबर दूसरा है हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है जी। और नंबर जो है हमारे पास जो सी है वो है हमारे पास मेटालिक और
मेटालिक हाइड्राइड, और नंबर जो डी है हमारे पास वो है आयनिक हाइड्राइड। वो क्या है? आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है। अब देखें यहाँ पर जो है वो हाइड्राइड जो है वो हमारे पास आते हैं, या इनको हम बाइनरी कंपाउंड भी कहते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड कैसे बनते हैं? जिनमें हम हाइड्रोजन शामिल करें। जिस कंपाउंड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन शामिल करें तो उसको हम कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहेंगे? हाइड्राइड। और जिस कंपाउंड के अंदर अगर हम हैलोजन शामिल करें, जैसे फिर कल बाहर आए एंटी, ये पूरे के पूरे हैलोजन है, तो उनको हम कहते हैं हलाइड। ठीक है, तो ये हाइड्राइड है। और कौन सा हाइड्राइड है? साल्ट। अब जो साल्ट लाइक हाइड्राइड है उसका जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम उसका क्या है? वो है आयनिक हाइड्राइड। वो क्या कहते हैं उसको? आयनिक हाइड्राइड। या उसको हम सेलिन भी कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? सेलिन भी कहते हैं। तो इसका मतलब जो है वो हमारा जो ऑप्शन है वो आयनिक हाइड्राइड है, या इसका दूसरा नाम क्या है? सेलिन हाइड्राइड है ना, क्योंकि ये जो साल्ट लाइक हाइड्राइड है आपको पता है वो NaCl से बनता है, और NaCl का मतलब क्या है कि वहां पर आयनिक है, क्योंकि N पे प्लस और Cl पे माइनस, तो ये से भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चलो अब हम 17वां सवाल करते हैं। ये 16वां हो गया हमारा। नंबर 17वां जो सवाल है वो ये है, बहुत ही आसान सवाल है 17वां। द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड। बहुत ही आसान। द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड। अब ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, वाटर गैस, ड्राई एयर। ऑप्शन ए है वाटर। ठीक है, ऑप्शन बी है वाटर गैस, ऑप्शन सी है ड्राई एयर, और ऑप्शन डी है क्या? सोडा वाटर। क्या है जी? सोडा वाटर। तो इसका बहुत आसान सा सवाल है, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा वाटर गैस। क्या आएगा? वाटर गैस, क्योंकि वाटर जो होता है वो H2 होता है, और वाटर गैस जो होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलें जी, अगला सवाल हम करते हैं 18वां सवाल, वो मैं नीचे लिख लेता हूँ। 18वां सवाल जो है, हाइड्रोजन इज गुड डैश एजेंट। गुड डैश एजेंट। बताएं कि हाइड्रोजन क्या है? गुड है डैश एजेंट। कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग, रिएक्टिंग। नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग, नंबर 1 है ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, नंबर बी है रिएक्टिंग, और नंबर सी है जो है रिड्यूसिंग, और नंबर डी है नन ऑफ द अबो। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी ऑप्शन आ जाए नन ऑफ द अबो, तो मेटा स्टडी वालों ने रिसर्च की हुई है, जो भी पेपर बने हैं उन पे, कि नन ऑफ द अबो का चांस होता है 21% सही होने का। तो इसका मतलब है कि इसको तो हमने कभी करना नहीं। ठीक है, तो वैसे भी हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होती है वो गुड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन जो है वो क्या है? गुड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा हुआ? सी। चले तो फिर हम करते हैं अब जो है 19वां क्वेश्चन, नंबर 19वां करते हैं। देखते हैं 19वां सवाल हमें क्या कहता है। चलो जी जरा देखते हैं 19वां। हाइड्रोजन एंड हेलोजन बाथ गेन देयर कंप्लीट वैलेंस शेल। हाइड्रोजन एंड हेलोजन bath gain their complete valence shell by ऑप्शन है हमारे पास नंबर 1, यानी ए है हमारे पास gaining 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर बी losing 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर सी है gaining 4 इलेक्ट्रॉन, और नंबर डी जो है हमारे पास है gaining 7 इलेक्ट्रॉन। gaining कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैलोजन क्या है। हैलोजन जो है उनके बारे में ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैं ये बहुत जल्दी अभी वीडियो बनाऊंगा। मैंने एस ब्लॉक पर तो बना दी है, एस ब्लॉक को याद करने के, बाकी पीरियोडिक टेबल को याद करने की मैं ट्रिक बना दूंगा बहुत ही जल्दी। तो ये है फिर फ्लोरीन, कल, फिर कल फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है जी। तो ये इसकी ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है इसकी, जो अगर हैलोजन को याद करना है तो कैसे होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है जी। तो ये इसकी ट्रिक है हैलोजन को याद करने की। अब हैलोजन को अगर मैं हम उठाएं, अगर हैलोजन को उठाऊं जैसे ये Cl है, ठीक है। हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना जो स्टेबिलिटी करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन को उठाऊं तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। कितने होते हैं, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी अपना अत्था पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को एक इलेक्ट्रॉन मिले तो एक इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेनिंग। जब ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना कि ये क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है जी। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ने और HCl ने ये जो है ये जो क्या बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया HCl का। तो इसका मतलब है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा कि हाइड्रोजन और हैलोजन जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम 20वां सवाल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है 20वां। चलो जी देखें 20वां सवाल जो है, 20वां सवाल जो है वो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन